रहीम। Dear students, Muhammad Afzal, Principal Usman Blessing Home High School, Usman Pre-Cadet Training School, Usman Forces Academy, Usman Academy of Science, Commerce and Arts. Dear students, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, जिसको चैप्टर नंबर 10th भी कहते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर जो है उसका नाम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द वेव्स उसका नाम है। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले हम जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि इन टॉपिक से रिलेटेड होंगी, जो चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, तो मेरा प्रोग्राम ये है कि पहले हम उन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि डेफिनेशन को जब एक्सप्लेन पहले किया जाएगा डिटेल के साथ, तो फिर ये डेफिनेशन जब हमारे आर्टिकल के अंदर इस्तेमाल होंगी तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब आर्टिकल के दरमियान कोई डेफिनेशन आ जाती है तो आर्टिकल का सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम पहले डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हमारा जो चैनल उस्मान एजुकेशनल कम्प्लेक्स है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँचे। और आप वीडियो देखने के बाद, आर्टिकल सुनने के बाद, अगर ये आपको अच्छा लगे और इम्प्रेस करे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ, और उसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। चलिए जी, पहली डेफिनेशन हमारी जो है वो है वाइब्रेशन क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाह। वाइब्रेशन क्या चीज़ है जी। इसमें हम इस तरह पढ़ेंगे कि ये हमारे पास एक धागा है और धागे के साथ ये हमारा एक बाब बांधा हुआ है। ये बाब किसी मेटल का बना होता है और बाब के साथ ये हुक इसके साथ लगी होती है। हमने धागे के एक सिरे को किसी स्पोर्ट के साथ बांध दिया है। ये स्पोर्ट है, ऊपर धागे के एक सिरा स्पोर्ट के साथ बांधा हुआ है, और धागे के दूसरे सिरे को हमने जो बाब की हुक के साथ बांध दिया। तो ये बाब किसका बना है? मेटल का बना हुआ है। तो ये बाब और ये धागा, जिसको थ्रेड भी कहते हैं, ये दोनों मिलके एक जो चीज़ बनेगी इसको हम कहेंगे सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ है? एक मेटेलिक बाब और एक थ्रेड पे मुश्तमिल होता है, उसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अब होगा क्या कि सिंपल पेंडुलम शुरू में अपनी मीन पोजीशन ओ पे साकन था, यानी रेस्ट पोजीशन में था। हमने इसको क्या किया, हमने इस बाब को पकड़ के हम इसको दाईं तरफ ले गए पॉइंट ए पर, यानी इस तरह पकड़ा और इस तरह किया, या इसको हम पुश भी कर सकते हैं। जब हम इसको पुश करेंगे ओ से ए की तरफ, तो जब जितनी फोर्स हम इसको लगाएंगे पुश करने के लिए, उसको हम कहते हैं अप्लाइड फोर्स। तो जब ओ से ये ए की तरफ जाएगा तो ये पॉइंट ए पर जो ओ से ए की तरफ जाएगा, इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन एंड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो जो ये वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, ये पॉइंट ए पर जाके इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो ये एक लम्हे के लिए यहाँ पे स्टे करेगा और फिर ये क्या करेगा, वापस आएगा। जब ये वापस आएगा, हम नहीं इसको लेके आ रहे, ये खुद ब खुद आ रहा है। आपको पता है जब भी कोई बॉडी हरकत करता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ज़रूर अमल कर रही होती है। इसको जो चीज़ फोर्स इसको वापस लेके आ रही है, उस फोर्स को हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। एक पहले हमने पढ़ा था कि बॉडी शुरू में क्या था, बाब मेन पोजीशन पे था, हमने इसको पुश किया, फोर्स लगाई, उस फोर्स ने इसको मेन पोजीशन से हटा के दाएं तरफ एक्सट्रीम पोजीशन, इंतहाई ऊंचाई पे पहुंचा दिया। तो जो फोर्स हमने लगाई थी उसका नाम था अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को मरकज़ से दूर ले जाए, और फिर ये मरकज़ पे जाके, मरकज़ से दूर जाके कहाँ पे चला गया, ओ से जूं आगे गया वेलोसिटी कम होती गई और ए पे जाके वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, और एक लम्हे के लिए यहाँ पे स्टे करेगा, फिर ये खुद ब खुद वापस आएगा। और जो फोर्स इसको वापस लेके आ रही है उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो जब ये ए से ओ की तरफ आएगा, जो एक से एक ओ की तरफ हटता जाएगा, इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, लेकिन ओ पे जाके ये रुकेगा नहीं, बल्कि ये ओ पर तेज़ी के साथ गुजर जाएगा और बाएं तरफ इंतहाई पोजीशन पे पहुंच जाएगा, जिसका नाम होगा पॉइंट बी। जो ही ये ओ से बी की तरफ जाएगा, फिर इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और बी पर जाके इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और फिर ये एक लम्हे के लिए यहाँ पे स्टे करेगा, फिर ये क्या करेगा, वापस आएगा। कौन सी फोर्स इसको लेके आएगी,
पहले भी हमने पढ़ा कि ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को वापस मरकज़ की तरफ लेके आए, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये वापस इधर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं, फिर आगे जाएगा। ये क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि आपने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा हुआ। लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक क्या होता है कि जब कोई बॉडी हरकत करता है, उसकी कोशिश होती है कि अपनी हरकत की हालत को जारी रखे। तो ये अपनी लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक इधर से जब आ रहा था तो ये सेंटर पे रुका नहीं, तेज़ी से गुजर गया, फिर इधर पहुंच गया, यहाँ से वापस आया सेंटर से, फिर तेज़ी से गुजर जाएगा। तो ये बॉब ए से जब हमने क्या किया, पुश किया, ओ पे गया, फिर ए से बी पे गया, बी से दोबारा ए पे आ गया, तो हम क्या कहेंगे, इसने एक पूरा चक्कर तय कर लिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसने एक पूरा वाइब्रेशन कवर कर लिया है। तो वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या है? एक कंप्लीट राउंड ट्रिप of a vibrating body about its mean position is called the vibration of that vibrating body। कि एक मुकम्मल चक्कर एक वाइब्रेट करते हुए बॉडी का अपने मरकज़ के गिर्द, उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। यानी बॉब ए पे था, ए से बी पे गया, ये हाफ वाइब्रेशन है, बी से दोबारा ए पे आ गया, ये एक पूरा वाइब्रेशन हो गया। तो इसका मतलब एक वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी मीन पोजीशन के गिर्द जब एक पूरा चक्कर तय कर लेता है, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। ये हमारी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन हमारी जो है वो है जी, पहली थी वाइब्रेशन, और दूसरी डेफिनेशन हमारी जो है वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन क्या आती है? अभी आपने देखा कि ये जो सिंपल पेंडुलम है, ये कभी क्या कर रहा है, मरकज़ के दाएं तरफ ए पे जाता है, कभी बाएं तरफ जाता है, कभी ए पे जाता है, कभी बी की तरफ जाता है, कभी ए की तरफ, कभी बी की तरफ। इसका मतलब मरकज़ के क्या कर रहा है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। तो ऐसा बॉडी जो अपने मरकज़ के कभी दाएं जाए, कभी बाएं जाए, कभी दाएं जाए, कभी बाएं जाए, ऐसे बॉडी की मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या है? अगर कोई बॉडी मरकज़ के दाएं बाएं या आगे पीछे या ऊपर नीचे हरकत करे, तो ऐसी बॉडी की इस हरकत को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या थी, वाइब्रेशन। दूसरी डेफिनेशन हमारी वाइब्रेटरी मोशन। अब तीसरी क्या है हमारा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या चीज़ होती है? अभी हमने पढ़ा सिंपल पेंडुलम जब पॉइंट ए से चला, ओ की तरफ गया, ओ से फिर बी की तरफ, और बी से दोबारा ए पे, ए से थोड़ा सा नीचे रह जाएगा। जब यहाँ पे पहुँच गया तो हमने क्या कहा, इसने एक वाइब्रेशन पूरा कर लिया। तो किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को एक वाइब्रेशन पूरा करने के लिए जितना टाइम चाहिए या जितना टाइम लगेगा, वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। एक वाइब्रेटिंग बॉडी को एक वाइब्रेशन पूरा करने में, यहाँ से ये ए से चला बी पर, ये हाफ वाइब्रेशन है, फिर बी से दोबारा ए पर, ये कंप्लीट वाइब्रेशन है। तो एक वाइब्रेशन पूरा करने के लिए एक वाइब्रेटिंग बॉडी को जितना टाइम लगेगा, वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। सिंपल लफ्ज़ों में, बॉब को छोड़ा था ए से, ये बी पर गया और बी से दोबारा ए पे आ गया, तो फ़र्ज़ किया इसको टाइम जो लगा है वो लग गया जी 2 सेकंड। तो ये जो 2 सेकंड हो गए, ये इसका टाइम पीरियड होगा। ये इसका एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगा उसका टाइम पीरियड है। अगर इसने फ़र्ज़ किया एक वाइब्रेशन पूरा करने में इसने 3 सेकंड लिए, तो इसका टाइम पीरियड 3 सेकंड होगा। एक वाइब्रेशन पूरा करने में 4 सेकंड लगे, तो उसका टाइम पीरियड 4 सेकंड होगा। तो वाइब्रेशन की ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होगी, the time taken to complete one vibration of a vibrating body is called time period। कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी को एक वाइब्रेशन पूरा करने में, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम चाहिए, जितना टाइम वो लेगा वाइब्रेटिंग बॉडी, वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा, जो अभी हमने समझा दी। तो ये तीसरी डेफिनेशन हमारी क्या थी जी, टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड भी हो गया हमारा। अब हम चौथी जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे। चौथी, पहला वाइब्रेशन, दूसरा वाइब्रेटिंग बॉडी, तीसरी टाइम पीरियड, और चौथी हमारी होगी फ्रीक्वेंसी। FREQUENC। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी के मतलब हम ये पढ़ेंगे। अब देखें, ये वाइब्रेटिंग बॉडी सिंपल पेंडुलम था, ये ए से चला बी पर, ये हाफ वाइब्रेशन, फिर बी से दोबारा ए पर, ये कंप्लीट वाइब्रेशन, एक चक्कर पूरा हो गया। फिर फ़र्ज़ के इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया, ये दूसरा वाइब्रेशन हो गया, सेकंड वाइब्रेशन, फिर थर्ड वाइब्रेशन, फिर 4 वाइब्रेशन, यानी 4 वाइब्रेशन हो गए, फिर 5वां वाइब्रेशन। तो एक सेकंड में एक वाइब्रेटिंग बॉडी जितने वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है।
फ्रिक्वेंसी क्या चीज़ है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट वाइब्रेटिंग बॉडी। कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी को एक वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकेंड में जितने चक्कर या जितने वाइब्रेशन पूरे करेगा वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। जिस तरह भी हमने पढ़ा, इधर से इधर हाफ वाइब्रेशन, इधर एक वाइब्रेशन पूरा, फिर दूसरा वाइब्रेशन, फिर तीसरा वाइब्रेशन, ये फोर्थ वाइब्रेशन। और फ़र्ज़ क्या है? फोर्थ यानी 4 वाइब्रेशन कंप्लीट करने में इसको टाइम 1 सेकेंड लगा, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 4 सेकेंड यानी 4 वाइब्रेशन पर सेकेंड बन जाएगी। ये फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी के बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे अप्लाइड फोर्स क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया था अप्लाइड फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को मरकज़ से दूर ले जाए, उसकी यानी जो हमारी 5th बनेगी एप्लीके यानी डेफिनेशन, वो बन जाएगी अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को मरकज़ से दूर ले जाए, उस फोर्स को हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं। जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम है। अब हमने ये शुरू में अपनी मीन पोजीशन पे खड़ा था और हमने इसको क्या किया? पुश किया, ये पॉइंट ए पे चला गया और फिर ये आएगा पॉइंट बी की तरफ। ये इसका मीन पोजीशन था। ओ से ए की तरफ जब ये शुरू में अपनी मीन पोजीशन पे था, ये बॉब यानी ऐसे था, ये पॉइंट ए, ये ओ और ये बी। शुरू में ये बॉब क्या था? अपनी सेंट्रल पोजीशन पे था, मीन पोजीशन पे था। हमने इसको पुश किया, पुश करने से ये ओ से चल के ए की तरफ गया। जो ये ओ से ए की तरफ जाएगा, इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, 9-10 सेंटीमीटर पर सेकंड और आगे आगे जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। तो ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को मरकज़ से दूर ले जाए, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? अप्लाइड फोर्स। याद रखें, अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगी तो बॉडी का फासला भी ज़्यादा होगा, यानी बॉडी मरकज़ से ज़्यादा दूर जाएगा। अगर फर्ज का अप्लाइड फोर्स थोड़ी है, यहाँ से यहाँ तक होगा। अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लगाएंगे यहाँ तक चला जाएगा, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लगाएंगे यहाँ पे चला जाएगा, अप्लाइड फोर्स और ज़्यादा लगाएंगे यहाँ तक चला जाएगा। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। यानी अगर एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स, और एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि यानी बॉडी का मीन पोजीशन से जो फासला है। अगर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो एक्स भी ज़्यादा, फोर्स कम लगाएंगे। फ़र्ज़ किया फोर्स हमने मिसाल के तौर पे हमने जो फोर्स है वो लगाई है 10 न्यूटन, तो ये बॉडी का मे भी पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट कितना हो? 10 सेंटीमीटर। फोर्स 10 न्यूटन लगाई तो फासला भी 10 सेंटीमीटर मरकज़ से। फोर्स में भी पॉसिबल है हम 20 न्यूटन लगा दें तो ये फासला भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब एफ़ और एक्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी अप्लाइड फोर्स ज़्यादा उतना एक्स भी ज़्यादा। और आपको पता है किसी भी प्रोपोर्शनल को ख़त्म करना हो तो हम कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगाया हमने? के। इस के को हम कहेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और अगर हमने के को मालूम करना है तो के की वैल्यू क्या बनेगी? के बराबर होगा एफ ओवर एक्स। एफ की यूनिट क्या है? न्यूटन, और एक्स की क्या आम तौर पे हम मीटर में लेते हैं। आपको पता है डिस्टेंस को हम डिस्टेंस की जो मेजर करने की यूनिट क्या है वो मीटर है एसआई सिस्टम में। तो इसका मतलब क्या है? ये जो के की यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर होगी। तो अप्लाइड फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को मरकज़ से दूर ले जाए, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? अप्लाइड फोर्स। अब नेक्स्ट हमारी जो है वो है जी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? RESTORING, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन क्या है? ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को मरकज़ की तरफ वापस ले आए, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जिस तरह ये बॉब है, ये क्या था? ए से हमने शुरू में ये ओ पॉइंट पे था, साकन था, रेस्ट पोजीशन में था, हमने पुश किया, ये पे चला गया। जो फोर्स हमने लगाई उसका नाम हमने क्या रख दिया? अप्लाइड फोर्स। और अभी हमने पढ़ा था कि जो ये आगे जाएगा इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और ए पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई।
ज़ीरो हो गई तो ये एक लम्हे के लिए यहाँ पे स्टे करेगा, फिर ये यहाँ पे रुका नहीं रहेगा, वापस आएगा। जब वापस आएगा हम नहीं लेके आ रहे, खुद ब खुद आ रहा। और आपको पता है जब भी कोई बॉडी हरकत करता है उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ज़रूर अमल कर रही होती है। तो जो फोर्सेस को वापस लेके आ रही है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन ऐसी फोर्स जो किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को अपने मरकज़ की तरफ वापस लेके आए, उस फोर्स को हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और याद रखें, रेस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स ये दोनों आपस में कीमत में मैग्नीट्यूड के लिहाज से बराबर होती हैं, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। क्योंकि अप्लाइड फोर्स बॉडी को मरकज़ से दूर लेके जाती है, रेस्टोरिंग फोर्स बॉडी को मरकज़ की तरफ लेके आती है। और जितनी अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगी उतनी रेस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी। अप्लाइड फोर्स ज़्यादा, रेस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा। अप्लाइड फोर्स कम, रेस्टोरिंग फोर्स भी कम। तो रेस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को वापस मरकज़ की तरफ लेके आए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है जी हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स के बाद एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है? AMPLITUDE, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है? एम्पलीट्यूड के मतलब हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और ये इसका बॉब है। और ये बॉब जो था इसी तरह ये हम शुरू में ये इनिशियल पोजीशन ओ पे था, इसकी मीन पोजीशन है, और बॉब को हमने पकड़ के इस तरह फेंका और पुश किया तो ये ए पॉइंट पे पहुंच गया, और फिर ये ए से आपको पता बी की तरफ आएगा। हमने इसके ऊपर जब इसको पुश किया तो ये बॉब ओ से चला और ए पे पहुंच गया। तो जब ओ से ए तक फासला फ़र्ज़ किया, ये बन गया जी एक्स नॉट, ये बन गया 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर यानी बाप को यहाँ से हमने पुश किया, ये ए पे पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक फासला 10 सेंटीमीटर है। फिर एक लम्हे के लिए आपको पता है यहाँ पे ये स्टे करेगा, फिर क्या करेगा? वापस आएगा, और लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक यहाँ पे सेंटर पे रुकेगा नहीं बल्कि बी पे पहुँच गया, बाएं तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे, और फिर बी से दोबारा ये ए की तरफ जाएगा। जब ए की तरफ जाएगा दोबारा यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, ए पे नहीं पहुँचेगा बल्कि ए से थोड़ा सा नीचे रह जाएगा। यानी फ़र्ज़ किया यहाँ पे, फ़र्ज़ किया ये फासला 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा? ये दोबारा जब इधर आएगा तो यहाँ पे नहीं पहुँचेगा बल्कि यहाँ पे रह जाएगा 9 सेंटीमीटर पे। फिर इसके बाद ये 8 सेंटीमीटर, फिर इधर 8 सेंटीमीटर, फिर 7, फिर 7, फिर फ़र्ज़ किया 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 1, और फिर एक मुकाम से यहाँ पे जाके ये बाप क्या करेगा? रुक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में अगर देखा जाए बॉब को जब हमने पुश किया था, ये ज़्यादा से ज़्यादा दाएं तरफ कितना ऊपर गया था? दाएं तरफ कितने फासले पे गया था? 10 सेंटीमीटर। और जब ये वापस यहाँ पे आया तो बाएं तरफ मैक्सिमम कितने फासले पे गया? यहाँ पे भी ये 10 सेंटीमीटर के फासले पर। तो इसका मतलब बॉब का दाएं तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम फासला है, वो 10 सेंटीमीटर है, और बाएं तरफ भी इसका 10 सेंटीमीटर है। तो किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का अपनी मीन पोजीशन के दाएं तरफ सबसे ज़्यादा फासला नोट कर लें, वो भी एम्पलीट्यूड कहलाता है, या बाएं तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको नोट कर लें, वो भी एम्पलीट्यूड हो। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होगी? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी, the maximum displacement of a vibrating body about its mean position is called displacement, is called amplitude। किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का अपने मरकज़ से दाएं तरफ या बाएं तरफ जो ज़्यादा से ज़्यादा फासला है, वो जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, फ़र्ज़ किया 10 सेंटीमीटर, ये इसका एम्पलीट्यूड है। अब तीसरी जो चीज़ है नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट, एक वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी जब हरकत कर रहा होता है, हरकत के दौरान किसी भी लम्हे पर उसका मरकज़ से जो फासला है, ये फासला ले लें जिस तरह 9 सेंटीमीटर है, ये क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, ये एम्पलीट्यूड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। ये यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड नहीं है। इसका मतलब एक वाइब्रेटिंग बॉडी जब वाइब्रेट कर रहा होता है अपने मरकज़ के दाएं कभी बाएं, तो उस वक़्त उसका किसी भी लम्हे पर उस वाइब्रेटिंग बॉडी का मरकज़ से जो डिस्टेंस है, सेंटर से मीन पोजीशन से जो फासला, उसका नाम डिस्प्लेसमेंट। तो इसका नाम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम फासले को कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो है हरकत के दौरान किसी लम्हे का जो फासला है उसका नाम डिस्प्लेसमेंट। अब जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आएगी
एक तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज़ है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHMB जिसको हम कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्या चीज़ होती है, क्योंकि ये जो चीज़ है अगर हम ये सारी डेफिनेशन पढ़ ली तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो आर्टिकल है वो आपको इंतहाई आसान लगेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है कि अगर एक वाइब्रेटिंग बॉडी, अब हमने पढ़ना ये है कि अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना चाहता है तो उस बॉडी के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ ऐसी होनी चाहिए कि जिन खूबियों को देख के हम कह सकें कि ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने के लिए पहली खूबी ये है कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना चाहता है, उसकी पहली खूबी ये होनी चाहिए कि उसकी हरकत वाइब्रेटरी होनी चाहिए। जिस तरह सिंपल पेंडुलम है, ये अभी हमने जिस तरह देखा था, पहला ये सिंपल पेंडुलम की ए पॉइंट और ये इसका बी पॉइंट और ये इसका पॉइंट। यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना चाहता है अगर कोई बॉडी, तो उसके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। पहली जो खूबी होनी चाहिए कि वो ये है कैरेक्टरिस्टिक में उसकी हरकत वाइब्रेटरी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि जो एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक उसकी हरकत वाइब्रेटरी। दूसरी जो यानी वाइब्रेटरी मोशन के अलावा कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is always directed towards the mean position। तीसरी जो है कि उसका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो -x के। चौथी ये है कि उसके ऊपर एक रेस्टोरिंग फोर्स अमल करनी चाहिए, रेस्टोरिंग फोर्स। कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना चाहता है तो उस बॉडी के अंदर कुछ खूबियाँ होनी चाहिए, कुछ करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? पहली प्रॉपर्टी है कि अगर जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, ये जो साबित कीजिए कि सिंपल पेंडुलम की जो हरकत है कि मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या आया कि सिंपल पेंडुलम की हरकत सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं है। अगर हमने सिंपल पेंडुलम की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए हम देखेंगे कि अगर ये सिंपल पेंडुलम इन कंडीशन को पूरा कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसकी हरकत सिंपल हार्मोनिक है। अगर ये इन चारों कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा तो हम कहेंगे इसकी हरकत सिंपल हार्मोनिक नहीं है। तो पहली हरकत क्या है, पहली कंडीशन क्या है, पहली खूबी क्या है कि वाइब्रेटरी। अब आप देख लें कि ये सिंपल पेंडुलम है, जब हम इसको छोड़ा, पुश किया, इधर गया, इधर से इधर आ रहा है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं जा रहा है, तो सिंपल पेंडुलम अपने मरकज़ के दाएं बाएं जा रहा है। तो जब कोई बॉडी अपने मरकज़ के दाएं बाएं हरकत करे उसकी इस हरकत को क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। तो इसका मतलब सिंपल पेंडुलम जो है ये हरकत कौन सी कर रहा है? वाइब्रेटरी मोशन। इसका मतलब सिंपल पेंडुलम जो है पहली कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। दूसरी क्या है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। कि अगर कोई बॉडी, अगर ये सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना चाहता है तो उसके अंदर दूसरी खूबी क्या होनी चाहिए कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होना चाहिए। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि देखें, जब बाप को मैंने इस तरह पुश किया, इधर को जाएगा, जो इधर को जाएगा ओ से एक ही तरफ, इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। जो वेलोसिटी कम होती जाएगी, आपको पता है वेलोसिटी में चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि एक मुतहर्रिक जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। और आपको पता है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही हो तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो जिस सिमत में वेलोसिटी होती है उसी सिमत में होती है। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही हो तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अब ये बॉब जब इधर को जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही थी? कम हो रही थी। वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर को है? इधर को। लेकिन
वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी के कम होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो किधर को होगा, इधर को, क्योंकि वेलोसिटी इधर को है, ये A है और ये V है, V की डायरेक्शन इधर को है, A की डायरेक्शन इधर को है, यानी बॉडी अगर इधर को जा रहा है तो एक्सेलरेशन O से A की तरफ जब बॉडी जाएगा तो एक्सेलरेशन A की तरफ होगा, O की तरफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी के कम होने से नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट है। वेलोसिटी इधर को है, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेसमेंट इधर को तय कर रहा है, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर वेलोसिटी। तो ये तीर का निशान ज़ाहिर कर रहा है वेलोसिटी इधर को है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। तो जब ये बॉडी यहाँ पे पहुँच जाएगा, एक लम्हे के लिए आपने पढ़ा वेलोसिटी ज़ीरो होगी, वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो ये रुकेगा, लेकिन फिर ये वापस आएगा। जब ये वापस आएगी इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को होगी, ये वेलोसिटी इधर को हो गई, और लेकिन एक्सेलरेशन भी इधर को होगा, एक्सेलरेशन भी इधर को, क्योंकि जब ये वापस आ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी के बढ़ने से वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर को है, इधर को, क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट है, अब डिस्प्लेसमेंट इधर को है, वेलोसिटी भी इधर को है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी के बढ़ने से दूसरे लफ्ज़ों में चेंज हो रही है, और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सेलरेशन किधर को होगा, अब ये दो बार ए मैंने लिखा है। ये ए कौन सा था कि जब बॉडी ऊपर जा रहा था वेलोसिटी कम हो रही थी, उस वक्त एक्सेलरेशन इधर को था। जब बॉडी नीचे को आ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन फिर प्रोड्यूस होगा, फिर भी इसका मतलब बॉडी इधर को जाए फिर भी एक्सेलरेशन मरकज़ की तरफ, बॉडी मरकज़ की तरफ आए फिर भी एक्सेलरेशन मरकज़। अब जब ये सेंटर से गुजर जाएगा, इस तरह इधर को जाएगा, फिर वेलोसिटी क्या करेगी, ओ से बी की तरफ जाने से कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये तीर, लेकिन वेलोसिटी इधर को है, बॉडी फासला इधर को तय कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो इधर को होगा, यानी एक्सेलरेशन फिर भी किधर होगा, मरकज़ की तरफ ही होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। लेकिन जब ये बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो बी पॉइंट पे जाकर रुकेगा एक लम्हे के लिए, फिर ये वापस आएगा, जब वापस आएगा फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी के बढ़ने से फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो किधर को होगा, वो मरकज़ की तरफ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है, आप देख रहे हैं इधर भी बॉडी इधर को गया फिर भी एक्सेलरेशन इधर को, बॉडी वापस आया फिर भी एक्सेलरेशन मरकज़ की तरफ, बॉडी बाएं तरफ गया फिर भी एक्सेलरेशन मरकज़, बॉडी वापस आया फिर भी। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल पेंडुलम जो है वो चाहे मरकज़ के दाएं तरफ जाए, कभी बाएं तरफ जाए, कभी दाएं बाएं, हर सूरत एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है। तो तीसरी जो शर्त थी कि अगर एक सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना चाहता है तो सिंपल पेंडुलम के ऊपर जो एक्सेलरेशन अमल कर रहा है या सिंपल पेंडुलम के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस एक्सेलरेशन की जो सिमत है हमेशा सेंट्रल पॉइंट की तरफ होनी चाहिए, ओ की तरफ। तो ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, ये भी हमारी साबित हो। इस कारण सिंपल पेंडुलम ने सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने के लिए दो शराइत को पूरा कर दी। अब तीसरी शर्त क्या है कि उसका एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब देखिए ये कैसे है, इसके लिए हम ये करेंगे कि वो ये है कि इसका एक्सेलरेशन जो है अब ये हमारे पास उसी तरह ये सिंपल पेंडुलम और ये हमारे पास बाप, और ये बाप शुरू में यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये इसका पॉइंट A है और ये इसका पॉइंट B है। अब हमने क्या किया, हमने ये साबित करना है कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, -x के। याद रखें इसका मतलब ये है कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के। पहले मैं ये लिखने लगा हूँ, माइनस को बाद में लिखते हैं। अब उसका मतलब ये है, अब ये आपने देखा है कि जब ये बाप इधर से इधर जाएगा हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स अगर थोड़ी लगाएंगे तो ये यहाँ से जाएगा यहाँ तक, फोर्स कम लगाएंगे, थोड़ी कम फोर्स लगाई, इसने फासला भी थोड़ा तय किया, फासला थोड़ा तय करेगा, इसमें एक्सेलरेशन भी थोड़ा पैदा होगा। फ़र्ज़ किया मैंने फोर्स लगाई 5 न्यूटन और इसने जो फासला तय किया वो 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जाके ये बाब रुक गया, और जब रुकेगा यहाँ पे वेलोसिटी 0 और 0 से फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे वेलोसिटी 1 2 3 4 5 और यहाँ पे यानी 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या आ गई 5। इसका यहाँ से यहाँ तक आते आते वेलोसिटी में चेंज कितनी पैदा हुई, 5 की। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 5 हो गया।
इसका मतलब फोर्स मैंने कम लगाई, फोर्स के कम लगने से इसने एक्स कम तय किया, एक्स के कम होने से ए बी क्या होगा, ए बी यानी 5 मीटर और ये 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगर मैं फोर्स को क्या करूंगा, अप्लाइड फोर्स को ज़्यादा कर दूंगा, 10 न्यूटन लगा दूंगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। फोर्स मैंने 10 न्यूटन लगाई और इसने फासला भी कितना तय कर लिया, 10 मीटर, यहाँ पे चला गया ना। फोर्स के ज़्यादा लगाई, फासला भी ज़्यादा हो गया, और जब ये वापस आएगा, यहाँ पे था इसकी वेलोसिटी 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आके कितनी हो गई, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 हो गई। यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड, 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे जाके 10। इसका इधर से इधर आते आते वेलोसिटी में चेंज कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकंड। इधर से इधर आने में फ़र्ज का टाइम लगा 1 सेकंड, और वेलोसिटी में चेंज कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन कितना पैदा हुआ इसमें, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी जाके वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। इधर से इधर आते आते वेलोसिटी में चेंज कितनी हुई, 10 की, और इधर से इधर आने में टाइम फ़र्ज किया कितना लगा, 1 सेकंड। तो इसका मतलब वेलोसिटी में जो 1 सेकंड में चेंज हुई 10 की, तो 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है उसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन फिर क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। पहले क्या था, x 5 था, x 5 था, एक्सेलरेशन भी 5 था। अब क्या है, x 10 हो गया, एक्सेलरेशन भी 10 हो गया। इसका मतलब जितना x बढ़ता जाएगा, x के बढ़ने से a भी बढ़ेगा। फासला जितना बॉडी का मेन पोजीशन से फासला ज़्यादा होगा, उतना a भी ज़्यादा होगा। a और x दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। ये माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया कि जो अभी आपने पढ़ा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मरकज़ की तरफ होती है, लेकिन जब हम x कैसे बढ़ेगा, बॉडी को मरकज़ से दूर लेके, कम दूर लेके जाएंगे x थोड़ा होगा, बॉडी को और ज़्यादा दूर लेंगे x और ज़्यादा, बॉडी को और ज़्यादा दूर लेंगे x और ज़्यादा। इसका ना x कैसे बढ़ता है, जितना बॉडी मरकज़ से दूर जाएगा x उतना ही बढ़ता जाएगा। x बढ़ेगा बॉडी का मरकज़ से दूर जाने से, x के बढ़ने से a भी बढ़ेगा, लेकिन a की जो डायरेक्शन होगी वो मरकज़ की तरफ होगी। इसका मतलब a और x आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हैं, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। x के बढ़ने से a भी बढ़ता है। x क्या है, बॉडी का मरकज़ से फासला जो जो बढ़ता जाएगा x बढ़ेगा, x के बढ़ने से a बढ़ेगा। a किधर को बढ़ेगा, मरकज़ की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि a और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हैं। ये माइनस क्यों लगाई, ये माइनस की जो सिंबल है इसलिए लगाई कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हैं, लेकिन सिम्मत के लिहाज से एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। x मरकज़ से दूर जाने से बढ़ता है और x के बढ़ने से a बढ़ता है, लेकिन a की डायरेक्शन मरकज़ की तरफ। तो तीसरी शर्त जो है कि वो क्या है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x, ये तीसरी शर्त भी इसने पूरी कर दी है सिंपल पेंडुलम ने। अब चौथी क्या थी, रिस्टोरिंग फोर्स। तो सिंपल पेंडुलम की जो हरकत है उसके अंदर ये तीसरी जो चौथी है, तो रिस्टोरिंग, चूँकि जब बाप को हमने पुश किया, इधर गया, इधर से वापस खुद ब खुद आ रहा है, कभी जा रहा है कभी आ रहा है, तो इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स भी अमल कर रही है। तो ये जो 4 शराइत जो बॉडी पूरी करेगा, उस बॉडी की हरकत को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना चाहता है तो उसको कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या क्या होंगी। पहली शर्त क्या है कि अगर बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना चाहता है कि उसकी हरकत वाइब्रेटरी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, डायरेक्शन जो वाइब्रेटरी बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक, उसका जो एक्सेलरेशन हमेशा उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होनी चाहिए, मरकज़। तीसरी क्या है कि उस बॉडी जो वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी हरकत को हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन साबित करना है, उसका एक्सेलरेशन हमेशा उसके एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। चौथा क्या है, उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स अमल करनी चाहिए। पांचवा ये भी है कि उसका जो रिस्टोरिंग, पांचवी ये है कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा होता है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना चाहता है, उसकी एक्सट्रीम पोजीशनों पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी 0। ये भी एक खूबी है। और नेक्स्ट एक और भी होगी कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना चाहता है, उसकी छठी खूबी ये है कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सेंटर में सबसे ज़्यादा और एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। तो मुझे उम्मीद है कि जो टॉपिक के अंदर जो डेफिनेशन इस्तेमाल होनी थी वो मैंने सारी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है
उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना चाहता है उसको कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म करनी पड़ेंगी, वो भी मैंने आपको समझा दी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब ये है कि प्लीज़ अगर लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल उस्मान एजुकेशन कम्प्लेक्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँचे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक्स। अल्लाह।